हेलो दोस्तों, मैं सिमानी मुकु लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मेरी दोस्त शारदा योगी जी द्वारा लिखित कहानी मासूम मोहब्बत। आइए बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। चैप्टर 3। दोपहर लंच का समय होते ही सभी सहपाठी अपनी अपनी जगहों पर बैठकर पोषाहार में खाने बैठ जाते हैं। कंगना और आदित्य दोनों ही हमेशा पास पास बैठकर लंच करते। तुम रोज़ाना ही इतने लेट क्यों हो जाते हो आदि? कंगना ने मासूमियत भरी आवाज़ से पूछा। मुझे मज़ा आता है ना बाहर एक पीरियड खड़ा होने की सज़ा पाकर, आदित्य ने झल्लाते हुए कहा। कंगना एकदम चुप होकर आदित्य को घूरते हुए खाना खाने लगी। ये चुप्पी आदित्य को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। जब पता है तुम्हें रोज़ यही जवाब मिलेगा तो पूछती ही क्यों हो? आदित्य ने निवाला मुंह में डालते हुए कहा। कंगना अब भी गर्दन झुकाए खाना खाए जा रही थी। हाँ, तुमको भी मेरी हंसी ही उड़ानी थी ना? आदित्य ने फिर कंगना को छेड़ते हुए कहा। आदि, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता। कंगना ने आंखों में नमी लाकर कहा। क्या करूँ यार, दौड़कर आते आते भी लेट ही हो जाता हूँ। इतने में कंगना के गले में निवाला अटक जाता है और आदित्य दौड़ता हुआ पानी का गिलास लाकर उसकी पीठ सहलाने लगता है। कंगना थोड़ी स्वस्थ होकर आदित्य की तरफ देखकर मुस्कुराती हुई चली जाती है। आदित्य भी अपना आधा अधूरा खाना खाकर उसके पीछे ही चल पड़ता है। कन्नू, रुको ना, देखो आज तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आया हूँ। अपनी निक्कर की जेब से बहुत सुंदर सुंदर खेलने वाले पत्थर कंगना के हाथ में थमा देता है, जिन्हें देखकर कंगना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आदित्य के गले लगकर दौड़ती हुई अपनी सहेलियों के पास जाकर खेलने लग जाती है। आदित्य भी दूर खड़ा उसे इतना खुश देखकर एक मासूम सी मुस्कान फैला लेता है। कंगना पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। आदित्य की मदद से ही टेस्ट में पास हो पाती थी। आदित्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब अध्यापक कंगना को डांटते, इसलिए उसके खेलने से ज़्यादा पढ़ने व होमवर्क का बहुत ध्यान रखता था, या यूँ कहे कि उनकी खुद की मम्मी की तरह हर बात का ख्याल रखता। कंगना की सभी सहेलियाँ आदित्य से बात करना चाहती थी, लेकिन आदित्य अपनी पढ़ाई और कंगना से ज़्यादा किसी से भी ज़्यादा नहीं बोलता था। इसी तरह पूरा एक साल बीत गया। दोनों अगली कक्षाओं में पहुंच गए। एक दिन कंगना अपने भाई की साइकिल स्कूल में ले आई, जिसे देखकर सभी उससे छीनकर बच्चे चलाने लगे। आदित्य को भी साइकिल चलाने का बहुत मन था, लेकिन कुछ बच्चे दूसरे की चीज़ों से खेलने के लिए थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं। आदि, देखो ना, गोलू और उसके दोस्त मेरी साइकिल नहीं लौटा रहे। मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आई थी। कंगना ने कमर पर हाथ रखकर आदित्य की तरफ देखकर कहा, जो अभी भी दूर से ही उन्हें साइकिल चलाते देख ही खुशी से महसूस कर रहा था। लेकिन मुझे साइकिल चलानी नहीं आती कन्नू, आदित्य ने मासूमियत से कहा। मैं हूं ना आदि, तुम्हें चलाना सिखा दूंगी, कंगना ने हंसते हुए कहा। ठीक है, मैं उनसे साइकिल लेकर आता हूँ। आदित्य ने एक इशारे पर गोलू ने उसे साइकिल लेकर दे दी। कंगना ने आदित्य को पहले बैठने को कहा। तुम आगे बैठो, मैं पीछे बैठकर सीख लूँगा, आदित्य ने कंगना से कहा। आदि, तुम गिर जाओगे, मैं सिखाती हूँ ना, कंगना ने कहा। आखिर अंत में कंगना को ही आगे बैठना पड़ा। आदित्य जैसे ही बैठकर हैंडल मारकर साइकिल चलाने लगा, कंगना हैरानी से उसे देखती रही। जब तुम्हें साइकिल चलानी आती थी तो इतने बुद्धू क्यों बन रहे थे? कंगना झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा। लेकिन मन ही मन आदित्य के साथ साइकिल पर बैठकर प्रकृति की हरियाली में वो बहुत सुकून महसूस कर रही थी। आदित्य के चेहरे पर साइकिल चलाते देख इतनी खुशी उसके अंदर से एक अद्भुत सुख महसूस करा रही थी। जानती थी घर पहुंचते ही उसकी खैर नहीं थी, क्योंकि उसने सौतेली भाई की साइकिल बिना माँ से पूछे केवल आदित्य की खुशी के लिए लेकर आई थी। घर पहुंचते ही कंगना की नई माँ कौशल्या ने शिकायतों का पुलिंदा कंगना के बाबा महेश्वर के सर फोड़ दिया। महेश्वर पहली पत्नी मौत के बाद कंगना की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। कभी भूलकर कंगना उनके सामने आ जाती तो मुंह फेर कर कहते, कौशल्या, कितनी बार कहा है, इस मनहूस को मेरे सामने मत आने दिया करो। हम सोच सकते हैं उस मासूम के दिल पर कितने बम फूटते होंगे जब अपने जन्मदाता के मुंह से इतने कड़वे शब्द सुनती होगी। आज भी सहमी सी साइकिल को पार्किंग में खड़ा कर जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ी, कौशल्या की सुरमेदार बड़ी बड़ी आंखों को देखकर
उसके कदम वही ठिठक गए। आंखों में डर और होठों पर कुछ चाहकर भी न कहने की विवशता साफ झलक रही थी। चैप्टर 4। कौशल्या अपनी दहकती आंखों से गहन अग्नि स्वरूप गुस्से से कंगना की तरफ बढ़ रही थी। उसके एक हाथ में पतली सी छड़ी थी। जैसे ही कंगना के पास पहुंची, उस छड़ी से अनगिनत मार बरसाने लगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे अरुण की साइकिल को हाथ भी लगाने की? रोज पीटने के बावजूद इसे स्कूल में ले गई, पूरी साइकिल को मिट्टी और कीचड़ से सन दिया है। उस पतली छड़ी की मार का दर्द आज भी कंगना के रोम रोम में बसा हुआ है। कंगना चीख कर अपने अतीत के भंवर से बाहर आई। एक अनजान स्पर्श कंगना के हाथ पर पड़ते ही उसने अपने हाथ को देखा जिसे जगदीश ने थाम रखा था। कंगना ने झट से अपने हाथ को खींच लिया। अरे कंगना, अब तो हम कुछ ही देर में शादी कर लेंगे, तुम मेरी पत्नी बन जाओगी फिर तो, कहते हुए एक अजीब सी शिकन जगदीश के माथे पर मंडरा गई। कंगना फिर मुंह फेरकर खिड़की में झांकने लगी। कुछ ही देर में जगदीश ने गाड़ी रोक दी। कंगना, हम मंडप पर पहुंच गए हैं, जगदीश ने मुस्कुराकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। कंगना ने हैरानी से चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सामने काले कोट तथा सादा कपड़ों में लोग इधर उधर जा रहे थे। अरे यार, कोट ही है, ये मंदिर नहीं कंगना। वो देखो, मेरा दोस्त और उसकी पत्नी भी आए हैं, दोनों हमारी शादी के गवाह बनेंगे, जगदीश ने हंसते हुए कहा। दोनों के हाथों में फूलों की माला थी। कंगना ने बनावटी मुस्कान के साथ दोनों का अभिवादन किया। कोर्ट में कुछ ज़रूरी कागज़ों पर हस्ताक्षर के बाद एक दूसरे ने जयमाला पहनाकर शादी संपन्न की। इतने पलों में कंगना ने एक बार भी चेहरे पर मुस्कान नहीं लाई। जगदीश अपने दोस्तों से बात करने में बिजी हो गया और उसकी पत्नी कंगना को धीमे स्वर में कहने लगी, तुम्हारे चेहरे पर शादी वाली चमक नहीं दिख रही कंगना। ये शादी तुम्हारी मर्जी से तो हो रही है ना? कंगना के पास उसके किसी सवालों के जवाब नहीं थे। बिना कुछ कहे गाड़ी में जाकर बैठ गई वो। जगदीश के दोस्त ने पूछा, जब तुम्हें पता है कंगना तुम्हें पसंद नहीं करती, फिर भी उसे प्रेम पत्र लिख दिया, और अजीब बात तो ये है उसने जवाब में हाँ बोल दिया। भाई, कुछ समझ नहीं आया। तेरी खुद की ज़िंदगी का भरोसा नहीं, उसकी भी बर्बाद कर जाएगा क्या? वो तो पता नहीं यार, लेकिन जिसकी ज़िंदगी पहले से दुख और तकलीफ़ों से भरी हो, उसे एक बस मौका देकर सुधारना चाहता हूँ अपने बचे हुए दिनों में। जगदीश ने गाड़ी में बैठी कंगना को देखकर उदास मन से कहा, तू उसकी ज़िंदगी ऐसे दलदल में धकेल रहा है जहाँ से वो धंसती ही जाएगी, निकलना तो बहुत दूर है जगदीश, उसके दोस्त ने कहा। जगदीश जवाब में मुस्कुरा कर वहाँ से चला गया। जगदीश कंगना को अपने घर ले आता है, जहाँ जगदीश की बूढ़ी माँ उसी का दरवाजे पर इंतज़ार कर रही थी। दोनों को इस तरह वरमाला हाथों में लिए देखकर उन्हें समझते ज़रा भी देर न लगी। कंगना को देखकर न जाने कितनी ही गालियाँ देने लगी। अरे बेशरम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से शादी करने की? कंगना ने जैसे हिम्मत करके अपने आंसुओं से भरी आंखों से जगदीश की माँ कमला देवी के पैर छूने के लिए झुकी। कमला ने उसे दूर ठोकर मार दी। माँ, अब ये मेरी पत्नी है और आपकी बहू भी, इसके साथ ऐसा व्यवहार मत करिए, जगदीश ने कहते हुए कंगना को उठाने लगा। जगदीश के ज़ोर से बोलने की वजह से खांसी चलने लगी, जिसे देखकर कमला अपना सारा गुस्सा भूलकर उसकी पीठ सहलाने लगी। कुछ ही देर में खांसते हुए उसके मुंह से खून भी आने लगा, जिसे देखकर कंगना घबरा जाती है। अरे मनहूस, अब यहाँ क्या देख रही है? अंदर से पानी का गिलास लेकर आ, कमला ने जगदीश की पीठ सहलाते हुए कहा। कंगना दौड़ती हुई अंदर जाकर रसोई से पानी का गिलास लेकर आई। तब तक कमला देवी अपने फैमिली डॉक्टर से बात कर रही थी। उधर से डॉक्टर कमला देवी से कहते हैं, देखिए माँ जी, जगदीश की बीमारी लास्ट स्टेज पर पहुंच गई है, उन्हें अब हमारे अस्पताल में एडमिट होना ही होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आज तो उसने शादी की है, कमला देवी ने कपकपाते हुए कहा। डॉक्टर ने चौंकते हुए कहा, क्या? मिस्टर जगदीश ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनके पास समय बहुत कम है। क्या उन्होंने जिस लड़की से शादी की है उसे जगदीश की बीमारी का पता है?
कमला देवी एकदम सुन्न खड़ी पत्थर बनकर कान पर फ़ोन लगाए कंगना को देख रही थी, जिसने जगदीश का सर गोद में रखकर पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, आपको यह नई कहानी कैसी लग रही है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में साझा ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगले पार्ट का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।